प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और जैसा कि हम लोग चैप्टर कंटिन्यू रखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस क्रम में हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस किस सिचुएशन में कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो बेसिक चीज़ें थी कि आखिर प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या मूल चीज़ें हमें ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं और इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। और जो बेसिक बातें थी वो तीन थी। पहली कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी, जब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरी, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होती हुई कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद अपने पथ पर वापस हो जाती है, बस 180 डिग्री का एंगल बनाकर। जैसे कि अगर इधर से आ रही थी तो टकरा के फिर से ऐसे वापस चली जाएगी। ये तीन बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी बात भी चूंकि हम बताए थे, लेकिन इतने तीन से हम लोगों का काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस, जो वस्तु अनंत पे हो। कहाँ हो? अनंत पे। तो बच्चों, अनंत को हम लोग नहीं जानते। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण कैसी होगी बच्चों? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण होगी आपस में पैरेलल। क्या होगी? आपस में पैरेलल। ये दो किरणें, ये दोनों अनंत से आ रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद ये भी मुख्य फोकस से गुजरेगी और ये भी मुख्य फोकस से गुजरेगी। और हमारा इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे बन जाएगा मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस पे यहाँ पे इमेज बन गया। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। लेकिन अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि अनंत पे रखी हुई जो वस्तु है वो बहुत बड़ी है। और जो यहाँ इमेज बना वो एक पॉइंट के जैसा बना, एक बिंदु के जैसा बना, यानी बहुत छोटा बना। तो यहाँ अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, जो वस्तु से बहुत 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 छोटा होता है, जो वास्तविक होता है। क्योंकि यहाँ वास्तविक किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कई किताबों में एक दूसरे तरीके से भी फिगर बनता है। आइए उस चीज को भी हम समझ लें। हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और उसी प्रकार एक प्रिंसिपल एक्सिस, और हम यहाँ पे दिखाते हैं दो किरण या दो से ज्यादा किरण जो एक दूसरे के पैरेलल है। इस फिगर और इस फिगर में एक अंतर है बच्चों। इस फिगर में क्या था कि जो दो किरणें हम दिखाए थे जो समांतर थी, आपस में तो समांतर थी लेकिन साथ साथ मुख्य अक्ष के भी समांतर थी। ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के भी समांतर थी। ये है मुख्य अक्ष। इस बार क्या किए कि दो किरणों को दिखाए, लेकिन ये दोनों किरणें आपस में समांतर हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ऐसे भी इमेज को दर्शाया जा सकता है और कई किताबों में ज्यादातर किताबों में ये दिखाया जाता है। इसकी वजह क्या है ये भी हम बताएंगे। अब ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये परावर्तित होगी। और मजेदार बात ये है, ये कोई
फोकस से नहीं गुजरने वाली है। ये कहाँ से? फोकस से नहीं गुजरने वाली है। यहाँ पे दोनों किरणें टकरा रही है, यहाँ पे इमेज बना, और जहाँ जिस बिंदु पे इमेज बन रहा है वो फोकस है, ये फोकस है। आप कहोगे कि सर ये टकराने के बाद इसको फोकस से गुजरना चाहिए, फोकस से क्यों नहीं गुजरी? तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आई है, इसलिए ये मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगी। ऐसा इमेज इसलिए बनाया जाता है, ये रे डायग्राम जो है, किरण आरेख जो है, इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो बिंदु के जैसा है, और बिंदु ये उल्टा है कि सीधा है, स्पष्ट हम समझ नहीं सकते हैं प्रतिबिंब को देखकर या किरण आरेख को देखकर, इसलिए ज्यादातर किताबों में ऐसा इमेज बनाया जाता है। तो सॉरी, ऐसा किरण आरेख बनाया जाता है। तो ये किरण आरेख किसका है? तो जब वस्तु, इसको लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक अच्छा बच्चों याद रखना, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो निश्चित तौर पे उल्टा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो कभी सीधा बन ही नहीं सकता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये पहला केस था। ये कौन सा केस था? पहला। ये दोनों किरण आरेख जो है वो सत्य है। ओके, अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है? ये एक अवतल दर्पण है। अच्छा बच्चों, अनंत किसे कहते हैं? अगर हम आपसे पूछे कि अनंत किसे कहेंगे, अनंत पर क्या है, तो बच्चों रेस्पेक्टिवली जो बहुत ज्यादा दूर है, जैसे एक पेड़ है जो बहुत दूर पे है, हमको दिख रहा है, हम चाहेंगे तो उसको मेजर भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं कि वो कितना दूर है, लेकिन हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि वो 10 मीटर है कि 20 मीटर है। या फिर अगर दर्पण छोटा है उसके हिसाब से, अगर दर्पण की वक्रता त्रिज्या आधी मीटर है या 20 सेंटीमीटर है, और कोई पेड़ है जो 1 किलोमीटर दूर है या आधा किलोमीटर दूर है, तो उस पेड़ की दूरी को भी हम अनंत मान सकते हैं। अनंत कोई एकदम स्पेसिफिक एक जगह नहीं होती है, ये रेस्पेक्टिव होती है। सूर्य अनंत पे है, लेकिन आप कहोगे सूर्य की भी तो दूरी हमें पता है, तो उस हिसाब से तारे अनंत पे है। तो अनंत एक बड़ी दूरी को कहा जाता है जो कहीं भी हो सकती है। चलिए, जो दूसरा केस है, ये क्या हुआ? एक अवतल दर्पण हुआ जिसका पोल, जिसको ध्रुव कहते हैं, P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और फोकस दूरी सॉरी मुख्य फोकस F है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे? एक ऐसी जगह, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से थोड़ी सी अधिक दूरी पे, और इस जगह को दो दो नाम दिया जाता है। एक नाम तो ये दिया जाता है कि वक्रता केंद्र, और इधर क्या है? अनंत है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई ये वस्तु है। या कुछ लोग ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र से दूर, या फिर ये कहेंगे वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पे। चूंकि वक्रता त्रिज्या बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ही क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के से अधिक दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब क्या होगा? तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे निकलेगी। एक निकली, दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? ये मुख्य फोकस से होती हुई चली गई। दूसरा नियम क्या जानते हैं हम? कि अगर कोई ऐसी किरण हो जो
वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है तो दर्पण से टकराएगी, ऐसे गई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये लौट गई, लौट के यहाँ पे मिल गई, ये इधर गई, दर्पण से टकराई, वापस आई, यहाँ मिल गई। बच्चों इमेज कैसे बनता है? तो कोई किरण किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है और दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद जब रिटर्न आती है, जब परावर्तित किरण है, वो सारी परावर्तित किरणें एक जगह पे जहां भी मिल जाए वहीं प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी खास जगह पे मिली हुई है, ऐसा हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हुआ, ये दोनों किरणें यहाँ पे टकराई, तो ये जो जगह हुई ये हुआ इमेज का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। वस्तु कहाँ रखी गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी मुख्य सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इसका इमेज कहाँ बना? वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। प्रतिबिंब इमेज का नेचर क्या है? तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। आप देख सकते हो ये वस्तु से छोटा है। अगर आप सब मेजर करके, अगर स्केल वगैरह से मेजर करके बनाओगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, वस्तु से छोटा है। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। दो बातें क्लियर हो गई। पहले केस में हम वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बना था। दूसरे केस पे में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। अब अगला और तीसरा केस, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस है, ई ले लिए, पोल जिसको ध्रुव कहते हैं, सी हो गया, एफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती है, और दूसरी किरण भेजना है तो दूसरी किरण के लिए मुख्य वक्रता केंद्र से तो भेज नहीं सकते हैं। वक्रता केंद्र से इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको मुख्य फोकस से भेज देते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, समांतर हो जाएगी। क्योंकि ये मेजरमेंट पे नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा लगभग में ये
हम देख सकते हैं कि इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट होकर आई, ये लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर, ये लाइट गई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई। तीसरा केस, जब वस्तु मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये ऑब्जेक्ट है, इधर खड़ा है, इमेज एकदम जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज। ठीक है, नेक्स्ट। अगला केस होगा, अच्छा बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच हो गया। फिर और आगे लाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक यहाँ हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो गया प्रिंसिपल फोकस। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से निकलने वाली रेज सीधी गई, दर्पण से परावर्तित हुई और फोकस से होकर निकल गई। दूसरी रे जो जाकर लंबवत गिरती है, जो जाकर लंबवत गिरती है, वो अगर बैक साइड उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे से टकरा जाएगी। यानी कि हमारा इमेज जो है, इमेज आकर यहाँ बना, यहाँ देख लें। जहां पे परावर्तित किरणें आकर टकराई, जहां पे परावर्तित किरणें आके टकराई वहीं पे इमेज बनेगा। यानी इमेज कहाँ बना, इस जगह पे। इस जगह का नाम क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर क्या है, इनफाइनाइट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच होता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। अच्छा एक और बात हम लोग नोटिस कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अनंत पे रखे थे, ऑब्जेक्ट बहुत, इमेज बहुत ही छोटा बना था। थोड़ा सा और लाए आगे, इमेज थोड़ा बड़ा बना, और लेकर आए आगे तो वस्तु के बराबर हुआ, और आगे लेकर गए तो वस्तु से बड़ा इमेज होने लगा। और आगे लेकर चलते हैं अगले केस में। ये अगले केस में एक और लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो मुख्य फोकस पे रखा जाए। मुख्य फोकस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें। और नियम के अनुसार एक रे पैरेलल जाएगी, जो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाएगी। और दूसरी रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब जाकर परपेंडिकुलर गिरेगी, लंबवत गिरेगी और इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। और इस प्रकार हम देखेंगे, देखो ये गई है रे और ये टकराने के बाद वापस आई है, ये ठीक है। समांतर गई तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरी, और जाकर जो रे लंबवत गिरी है वो टकराने के बाद अपने पाथ पे, अपने पथ पर वापस आ गई है। और देख रहे हैं ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हुई, समांतर हो गई। और समांतर किरणों के बारे में कहा जाता है कि या तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, या ये एक दूसरे से कहाँ जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी। ऐसी स्थिति में इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो बच्चों जो वस्तु मुख्य फोकस पे हो किसी अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, अनंत पे। उसका नेचर क्या होता है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक
उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और एक और केस है जिस पे हम लोग बात करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला चीज है। एग्जाम में आने वाला दो केस होता है, एक ये खूब आता है एग्जाम में, तीन, एक ये, और तीसरा जो अभी बताने वाले हैं वो। ये 6 केसेस में 3 केस अक्सर आता है एग्जाम। ये एक अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल। अब हम वस्तु को कहाँ रखें, तो फोकस से भी कम दूरी पे, यहाँ पे। तो इसको और छोटा करते हैं, फोकस के भी अंदर, फोकस दूरी से भी कम दूरी पे। वही प्रक्रिया होने वाली है, एक रे सीधी गई, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। दूसरी रे ऐसी है कि दर्पण से टकरा रही है और लंबवत गिरी है, चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरण लंबवत जाकर गिरती है और अपने पथ पे वापस हो जाती है। तो इस प्रकार ये अपने पथ पे वापस हो जाएगी, अपने पथ पे वापस हो गई। और हम देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि ये अनंत पे कभी नहीं टकराएगी। लेकिन एक दूसरी चीज हम और नोटिस कर सकते हैं, नोटिस हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों किरणें कहाँ से, इस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि ये इधर कहीं से आ रही है, और ये भी जो है इधर कहीं से आ रही है। यानी ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही है, यहाँ से, इस स्थान से निकल के आ रही है, ऐसा मालूम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक इमेज बनेगा। वास्तव में ये बच्चों, ये वास्तव में दोनों किरणें कभी नहीं टकरा रही, लेकिन इधर से देखने पर, इधर से अगर हम देखें, ठीक है, इधर से हम देखते हैं अगर, ये दोनों किरणें यदि मेरे आंख पे पड़ती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस बिंदु से निकल के दोनों किरणें आ रही हैं, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देने लगता है, जो कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो आंसर है कि इस बार काल्पनिक है, क्योंकि सच में कहीं भी किरणें एक दूसरे को टच नहीं की हैं, छुई नहीं है, ठीक है। ये एक कल्पना किया गया है, ये कल्पना है, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। बच्चों दर्पण के पीछे, यानी कि अवतल दर्पण के पीछे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। स्पेसिफिक जगह का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कहीं पे एफ या सी, इस तरह इस नाम के कोई जगह, कोई स्थान नहीं होते हैं। तो केवल पीछे कह देने से काम चल जाएगा। अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि फोकस पे बनेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी, आभासी या काल्पनिक है ना, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। हम लोगों ने 6 केसेस देखा,
एक चीज और नोट नोट कर ले, हमारे पास कुछ कुछ केस है। पहला इनफाइनाइट, दूसरा कहाँ रखे थे, इनफाइनाइट और सी के बीच, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच, और पांचवा एफ पर। ये छह में से 5 केसेस है बच्चों। इन 5 केसेस को याद करना बड़ा आसान है। देखो कैसे, इन ये लगा दो यहाँ पे। अगर वस्तु को रखे अनंत पर तो कहाँ बनेगा, इमेज फोकस पे। दूसरा इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तीसरा इसको लगा देते हैं यहाँ पे। चौथा इसको लगा देते हैं यहाँ पे। और पांचवा इसको लगा देते हैं यहाँ पे। बस हो गया। अगर वस्तु अनंत पे हो, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर सी और एफ के बीच हो तो अनंत और सी के बीच बनेगा, एफ पर हो तो अनंत पे बनेगा। ये एक दूसरे का उल्टा है, एकदम याद करना एकदम आसान। और ये सारे केसेस में, और ये सारे केसेस में कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, तो वास्तविक। कैसा बनेगा, तो वास्तविक। और एक जो छठा केस है वो आभासी या काल्पनिक वाला है, जिसको हम नहीं लिखवाए। यहाँ एक और बात है, एक चर्चा बच्चों हम अभी तक नहीं किए हैं आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन, जो हमको आगे पढ़ाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। आवर्धन कहा जाता है अनुपात को, ठीक है। यहाँ पे इमेज क्या होता है, छोटा होता है ना। तो अनुपात जो होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का, बहुत कम, एक से बहुत छोटा होता है। खैर छोड़िए, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।